स्वागत। आज हम एक ऐसी जमीन की पड़ताल कर रहे हैं जो कह सकते हैं हजारों सालों के इतिहास और दो महाद्वीपों को अपने आप में समेटे हुए है, मिस्र। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो मिस्र की कहानी कहती है, इसकी गहरी प्राचीन जड़ों से लेकर आज की इसकी जो जटिल पहचान है वहां तक। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस जानकारी के सार को समझना, ये जानना कि मिस्र का भूगोल, इसका इतना लंबा इतिहास और इसकी आज की स्थिति, ये सब मिलकर इसे दुनिया के नक्शे पर इतना अहम और अनूठा क्यों बनाती हैं। सही बात है। तो चलिए इस परत दर परत कहानी को खोलते हैं। हाँ, और ये विषय वाकई दिलचस्प है क्योंकि मिस्र को समझना एक तरह से मतलब इतिहास और भूगोल के आपसी रिश्ते को समझना है। आप इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने पर है। ठीक वहीं जाइए एशिया से मिलता है। हाँ। एक तरफ भूमध्य सागर, दूसरी तरफ लाल सागर। ये सिर्फ पानी के बड़े भंडार नहीं है, ये तो मतलब प्राचीन काल से व्यापार और संस्कृतियों के आने जाने के रास्ते रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर जाहिर है नील नदी। नील नदी, हाँ। इसे सिर्फ एक नदी कहना तो बहुत कम होगा। ये तो रेगिस्तान के बीच बहती एक जीवन धारा है। इसी ने दुनिया की महानतम प्राचीन सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया और आज भी उसे पोषित कर रही है। हाँ, ये भौगोलिक स्थिति ही इसे एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश बनाती है ना। मतलब मुख्य हिस्सा अफ्रीका में, लेकिन वो जो सिनाई प्रायद्वीप है, बिल्कुल, वो इसे एशिया से जोड़ता है। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में भूमध्य सागर है, पूर्व में लाल सागर और इजराइल, पश्चिम में लीबिया जैसा विशाल रेगिस्तानी देश, और दक्षिण में सूडान, और राजधानी कायरो। वो तो सिर्फ मिस्र की ही नहीं, शायद पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है, एक धड़कता हुआ केंद्र। हाँ बिल्कुल, कायरो तो मतलब एक अलग ही दुनिया। और नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई, जैसे देश को दो हिस्सों में बांटती सी लगती है, पर असल में तो जोड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और नील नदी की अहमियत सिर्फ इसकी लंबाई या इसके पानी में नहीं है। असल चीज है वो उपजाऊ मिट्टी जो ये अपने साथ लाती है। अच्छा। सोचिए जरा, चारों तरफ रेगिस्तान और बीच में ये हरी भरी पट्टी जो हर साल नदी की बाढ़ के साथ मतलब नई जान पाती थी। इसी उपजाऊ डेल्टा और घाटी ने हजारों साल पहले खेती को संभव बनाया। उससे स्थायी बस्तियां बसी और फिर वो महान प्राचीन सभ्यता पनपी जिसके पिरामिड और मंदिर आज भी हमें हैरान कर देते हैं। कमाल है। आज भी मिस्र की लगभग 95% आबादी नील नदी के किनारे या डेल्टा में ही रहती है। 99%? हाँ, लगभग। मतलब देश की जमीन का सिर्फ 4-5% हिस्सा ही रहने लायक है और वो नील की ही देन है। तो मतलब भूगोल ने यहाँ सिर्फ सीमाएं ही तय नहीं की, बल्कि ये भी तय कर दिया कि लोग रहेंगे कहाँ और जिएंगे कैसे। बिल्कुल, जीवन का तरीका और आबादी का घनत्व, सब कुछ। और सिनाई प्रायद्वीप की बात करें तो उसका भी तो अपना रणनीतिक महत्व है, शायद स्वेज नहर की वजह से। निश्चित रूप से सिनाई प्रायद्वीप न केवल एशिया और अफ्रीका के बीच का एक पुल है, बल्कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर को भी जोड़ता है। और यहीं से गुजरती है स्वेज नहर। अच्छा। 1869 में जब ये नहर खुली तो इसने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार का नक्शा ही बदल डाला। हाँ, सुना है। इसने यात्रा के समय को हफ्तों कम कर दिया। आज भी ये दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स में से एक है। अच्छा। और इस नहर पर नियंत्रण मिस्र को न सिर्फ अच्छी खासी आमदनी देता है, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर एक खास रणनीतिक वजन भी देता है। ये बात तो है। तो इस भूगोल की नींव पर जो इतिहास बना, वो तो वाकई किसी महाकाव्य से कम नहीं है। जब हम प्राचीन मिस्र की बात करते हैं, करीब 3000 ईसा पूर्व से, तो आंखों के सामने क्या आता है? पिरामिड। हाँ, गीजा के वो विशाल पिरामिड, रहस्यमयी स्फिंक्स जिसका चेहरा इंसान का और शरीर शेर का है, राजाओं और रानियों के लिए बनाए गए वो भव्य मंदिर, और वो शासक जिन्हें फेरो कहा जाता था। हाँ, जिन्हें वो देवता समान मानता है। और उनकी वो ममीकृत देह जिन्हें हजारों साल बाद भी खोजा जा रहा है। हाँ, और वो चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स। ओ हाँ, वो निशान और तस्वीरें जिनसे उनकी पूरी लेखन प्रणाली बनी, जो मंदिरों की दीवारों, कब्रों और वो पपायरस के दस्तावेजों पर मिलती है। उसी से तो हमें उनकी जिंदगी, उनके विश्वासों और उनके ज्ञान के बारे में इतना कुछ पता चला है। कमाल है। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि प्राचीन मिस्र की कहानी सिर्फ पिरामिड और फैरो तक ही सीमित नहीं थी। ये सभ्यता हजारों साल तक चली। इसमें उतार चढ़ाव आए, अलग अलग राजवंशों ने राज किया। हाँ। और उनका ज्ञान, विज्ञान,
कला, प्रशासन, वो उस समय की दुनिया में मतलब बेजोड़ था। पर ये स्वर्णिम युग, ये हमेशा तो नहीं रहा होगा। स्रोत बताते हैं कि बाद के दौर में बाहरी ताकतों का प्रभाव बढ़ने लगा था। सही कहा। महान प्राचीन साम्राज्य के पतन के बाद मिस्र पर एक के बाद एक विदेशी शक्तियों का कब्जा रहा। अच्छा, जैसे? लगभग 30 ईसा पूर्व में ये रोमन साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत बन गया। वो यहाँ से अनाज ले जाते थे। फिर 7वीं शताब्दी में अरबों का आगमन हुआ और उसके साथ इस्लाम का प्रसार हुआ और अरबी भाषा वो प्रमुख हो गई। हाँ, ये बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल। इसके बाद मामलुक आए और फिर 16वीं सदी से लेकर आप समझिए प्रथम विश्व युद्ध तक ये शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। बाप रे। हर दौर ने मिस्र की संस्कृति, समाज और पहचान पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। यह इतिहास देखा जाए तो बाहरी शक्तियों और स्थानीय पहचान के बीच लगातार संघर्ष और समन्वय का इतिहास है। और फिर आता है आधुनिक इतिहास का दौर, जिसमें उपनिवेशवाद की छाया भी पड़ी। 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पे कब्जा कर लिया। हाँ, शायद सुएज नहर पर अपना नियंत्रण पक्का करने के लिए। बिल्कुल, मुख्य कारण वही था। और यह दौर करीब 70 साल चला। 70 साल? हाँ, और इस औपनिवेशिक दौर ने मिस्र में राष्ट्रवाद की भावना को और ज्यादा मजबूत किया। लोगों में अपनी आजादी की चाह बढ़ी। आखिरकार 1952 में गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में एक क्रांति हुई। राजशाही खत्म हुई और मिस्र एक गणराज्य बना। नासिर का नाम तो काफी सुना है। हाँ, नासिर ने अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद का नारा दिया था, जिसका पूरे अरब जगत पर बहुत गहरा असर पड़ा था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है। 1979 की इजराइल के साथ शांति संधि। ये कदम तो उस समय अरब दुनिया में काफी विवादास्पद रहा होगा। बिल्कुल। राष्ट्रपति अनवर सादात का ये कदम बहुत साहसिक था और उतना ही विवादास्पद भी। मिस्र पहला अरब देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी और उसके साथ शांति समझौता किया। पहला अरब देश? हाँ, इसके लिए सादात को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। लेकिन मिस्र को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया और कई अरब देशों ने उससे रिश्ते तोड़ लिए थे। ओहो। हालांकि इस संधि ने मिस्र को अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी बना दिया और उसे बड़ी मात्रा में अमेरिकी सहायता मिलनी शुरू हुई। इसने मध्य पूर्व की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये दिखाता है कि मिस्र का इतिहास सिर्फ अंदरूनी घटनाओं से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमेशा से। तो इस लंबे और घटनापूर्ण इतिहास के बाद आज का मिस्र कैसा है? शासन व्यवस्था की बात करें तो ये गणराज्य है, राष्ट्रपति राष्ट्रप्रधान होते हैं। हाँ, वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी हैं। और संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, लेकिन साथ ही इस्लाम को राजकीय धर्म का दर्जा भी देता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये वास्तव में मिस्र की समकालीन पहचान का एक कह सकते हैं केंद्रीय तनाव बिंदु है। अच्छा, कैसे? एक तरफ आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संरचना अपनाने की कोशिश है, दूसरी तरफ समाज की गहरी इस्लामी जड़ें और पहचान है। संविधान इस्लाम को राजकीय धर्म कहता है और शरिया को कानून का एक मुख्य स्रोत मानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ व्यवहार में? व्यवहार में इसका मतलब है कि व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत वगैरह में अक्सर धार्मिक कानूनों का पालन होता है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होते हैं। अच्छा, ये संतुलन कैसे काम करता है, ये मिस्र की राजनीति और समाज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि देश अपनी पहचान के अलग अलग पहलुओं, प्राचीन विरासत, इस्लामी परंपरा और आधुनिकता की आकांक्षाओं के बीच कैसे तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। और भाषा और धार्मिक संरचना के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? आधिकारिक भाषा अरबी है, जो लगभग सभी मिस्री बोलते हैं। जहां तक धर्म का सवाल है, देश की विशाल बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमान है। इस्लाम यहाँ सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन मिस्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय भी है। हाँ, ईसाई कहा जाता है। कॉप्टिक ईसाई, ये नाम मैंने सुना है। इनका मिस्र में क्या महत्व है? कॉप्टिक चर्च दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक है। इनकी जड़ें मिस्र में इस्लाम के आगमन से सदियों पहले तक जाती हैं। सदियों पहले? हाँ, माना जाता है कि सेंट मार्क ने पहली शताब्दी में ही यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार किया था।
आज वे मिस्र की आबादी का लगभग शायद 10% हिस्सा हैं। 10%? हाँ, और उनकी उपस्थिति मिस्र के लंबे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण है। वाह। हालांकि वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मिस्र के समाज और संस्कृति में उनका एक विशिष्ट स्थान है, भले ही उन्हें समय समय पर भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा हो। ये जानना दिलचस्प है कि इतनी उथल-पुथल के बाद भी ये प्राचीन समुदाय वहां बना हुआ है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं। इस ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि का आज की अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? मिस्री पाउंड ईजीपी यहाँ की मुद्रा है, लेकिन कमाई के मुख्य जरिए क्या हैं? मिस्र की अर्थव्यवस्था काफी मिली-जुली है, लेकिन कुछ क्षेत्र खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि जाहिर है पर्यटन, टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग है। हाँ, पिरामिड वगैरह देखने तो दुनिया भर से लोग आते होंगे। बिल्कुल। गीजा के पिरामिड्स, लक्सर और करनाक के मंदिर, नील नदी पर क्रूज, लाल सागर के रिजॉर्ट्स, ये सब हर साल लाखों पर्यटकों और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करते हैं। और दूसरा, कृषि अभी भी महत्वपूर्ण है, खासकर नील नदी की घाटी और डेल्टा में। कपास, चावल, गन्ना, फल और सब्जियां, ये सब उगाया जाता है। और स्वेज नहर का जिक्र हमने पहले भी किया था, वो भी तो कमाई का जरिया होगी। हाँ बिल्कुल। स्वेज नहर से होने वाली आय, यानी नहर से गुजरने वाले जहाजों से लिया जाने वाला शुल्क, सरकार के लिए राजस्व का एक बहुत बड़ा और काफी हद तक स्थिर स्रोत है। अच्छा। इसके अलावा मिस्र के पास तेल और गैस के भी कुछ भंडार हैं, खासकर सिनाई और पश्चिमी रेगिस्तान में। कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग भी हैं। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है विदेशों में काम करने वाले मिस्रियों द्वारा भेजा गया पैसा, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। हाँ, रेमिटेंस। ये भी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। लेकिन हमारे स्रोत इस बात पर भी इशारा करते हैं कि अर्थव्यवस्था कुछ हद तक नाजुक भी है, खासकर पर्यटन और स्वेज नहर पर निर्भरता के कारण। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। ये दोनों क्षेत्र, जो आय के इतने बड़े स्रोत हैं, वो बाहरी झटकों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्षेत्रीय अस्थिरता हो, सुरक्षा की चिंताएं हों, या जैसा हमने हाल ही में कोविड महामारी के दौरान देखा। हाँ बिल्कुल। वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध लगते ही पर्यटन लगभग ठप पड़ सकता है। सही बात है। इसी तरह स्वेज नहर में कोई भी रुकावट, जैसे 2021 में हुआ था जब वो एक विशाल कंटेनर जहाज फंस गया था। हाँ, वो खबर तो बहुत बड़ी थी। वो न केवल मिस्र की आय को प्रभावित करती है, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को हिला देती है। तो ये निर्भरता मिस्र के लिए एक चुनौती है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में और विविधता कैसे लाएं। ये तो है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके बिना मिस्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसकी संस्कृति और विरासत। ये तो जैसे समय की गहरी नदी है। बिल्कुल। मिस्र की सांस्कृतिक विरासत सिर्फ मिस्र की नहीं, बल्कि ये तो पूरी दुनिया की धरोहर है। हाँ। प्राचीन मिस्रियों ने वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, इन सब में जो उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने आने वाली सभ्यताओं, खासकर यूनानियों और रोमनों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उनके बनाए स्मारक आज भी इंजीनियरिंग के चमत्कार माने जाते हैं। उनकी कला, उनके मिथक, उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाज, ये सब आज भी शोधकर्ताओं और आम लोगों को आकर्षित करते हैं। हाँ, वो किंग टूटनखामेन की कब्र की खोज। हाँ, किंग टूटनखामेन की कब्र की खोज, जिसमें वो सोने का खजाना और कलाकृतियां मिली, उसने तो पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। ये तो हुई प्राचीन बातें, लेकिन आज की मिस्र की संस्कृति कैसी है? क्या वो सिर्फ म्यूजियम और खंडहरों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक मिस्र की अपनी एक धड़कती हुई जीवंत संस्कृति है। अच्छा। इसमें अरबी भाषा और साहित्य का गहरा प्रभाव है, खासकर काहिरा। वो लंबे समय से अरबी साहित्य, संगीत और सिनेमा के एक प्रमुख केंद्र रहा है। हाँ, सुना है। मिस्री फिल्में और संगीत काफी मशहूर है। बिल्कुल। मिस्री संगीत, जिसमें पारंपरिक धुनें और आधुनिक पॉप का मिश्रण होता है, वो पूरे अरब जगत में लोकप्रिय है। यहाँ का खाना, जिसमें कोफ्ता, कबाब, फुल मेदामिस, जो सेम की एक डिश होती है, और स्वादिष्ट मिठाइयाँ शामिल हैं, उसका अपना अलग जायका है। पारंपरिक त्योहार, बाजार, जिन्हें सूख कहा जाता है, और कैफे संस्कृति, ये सब आज के मिस्री जीवन का हिस्सा हैं। तो ये संस्कृति एक तरह से कई परतों का संगम है। प्राचीन मिस्री, कॉप्टिक ईसाई, अरबी इस्लामी और कुछ हद तक शायद आधुनिक पश्चिमी प्रभाव भी। हाँ बिल्कुल। और ये सब कहाँ देखने को मिलता है? स्रोत कुछ प्रमुख शहरों का जिक्र करते हैं। हाँ, ये संगम शहरों में साफ झलकता है। कायरा, जैसा हमने कहा, अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर,
एक विशाल महानगर है जहां प्राचीन मस्जिदों और बाजारों के साथ आधुनिक गगनचुंबी इमारतें और भीड़भाड़ वाले हाईवे मौजूद हैं। अलेक्जेंड्रिया, भूमध्य सागर के तट पर बसा ये शहर अपने यूनानी रोमन अतीत और यूरोपीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। यहाँ का मशहूर प्राचीन पुस्तकालय वो आज भी ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। और फिर लक्सर और असवान जैसे शहर हैं जो सीधे नील नदी के किनारे बसे हैं और प्राचीन मंदिरों और कब्रों के दरवाजे की तरह हैं। गीजा बेशक पिरामिड्स और स्फिंक्स का घर है। ये शहर सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये वो जगहें हैं जहां मिस्र का अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ सांस लेते हैं। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें मिस्र को कुछ वाक्यों में समझना हो तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मिस्र एक ऐसी जगह है जहां समय की कई परतें एक साथ मौजूद हैं। ये सिर्फ पिरामिड और रेगिस्तान का देश नहीं है, ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसका भूगोल उसे अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच एक अहम पुल बनाता है। हाँ। नील नदी इसकी जीवन रेखा है, जिसने एक महान सभ्यता को जन्म दिया और आज भी करोड़ों लोगों का पालन पोषण कर रही है। और इसका इतिहास वो बाहरी शक्तियों और आंतरिक पहचान के बीच एक सतत संवाद रहा है, जिसने इसे एक जटिल और बहुस्तरीय समाज बनाया है। बिल्कुल। और आज ये देश अपनी प्राचीन विरासत, इस्लामी पहचान और आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिशों के बीच एक संतुलन साध रहा है। हाँ, और इसकी अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं हैं। लेकिन वो पर्यटन और स्वेज नहर जैसे कुछ संवेदनशील स्तंभों पर टिकी हैं। हाँ। इसकी संस्कृति प्राचीन चमत्कारों और जीवंत आधुनिक अभिव्यक्तियों का एक अनूठा मिश्रण है। जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, यहाँ इतिहास और आधुनिकता, सभ्यता की शान और रोजमर्रा के संघर्ष, गहरी परंपराएं और बदलाव की चाह सब एक साथ देखने को मिलते हैं। वाकई एक आकर्षक तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण देश की वर्तमान और भविष्य की कहानी भी है। बिल्कुल। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि मिस्र अपनी इस अनूठी विरासत, अपनी रणनीतिक स्थिति, अपनी युवा आबादी और समकालीन चुनौतियों के साथ 21वीं सदी में क्या भूमिका निभाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। अफ्रीका और अरब जगत में अपनी पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका को वो कैसे नया रूप देगा और वैश्विक मंच पर उसकी आवाज का क्या वजन होगा। मिस्र की कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका अगला अध्याय क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।